हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल्ड पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे कि सौंदर्य क्या है कला की दृष्टि से। मैं बहुत छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूँ, आधे घंटे 20 मिनट 15 मिनट, क्योंकि इसमें ऐसे शब्द का प्रयोग किया गया है, लेखक किए हैं एकदम शुद्ध हिंदी, कलिष्ठ शब्द, तो जो हम लोगों के पल्ले जो है पढ़ने में थोड़ा समस्या होता है, और इस डर से हम लोग पढ़ते नहीं। और जब पढ़ते नहीं तो परीक्षा में अब ऐसे ही शब्द पूछ लिए जाते हैं जिसका हमें मतलब नहीं मालूम होता, और हम प्रश्न को गलत करके चले जाते हैं। तो 10-20 मिनट का समय दीजिए, थोड़ा सा समझिए खुद, क्योंकि हम सभी के लिए अच्छा होगा समझना। तो चलिए हम देखते हैं कि सौंदर्य क्या है। ठीक है, सौंदर्य क्या है। सब कहते हैं कवि ववि की सौंदर्य, लेखक सभी, क्या है सौंदर्य। तो देखिए, अंग्रेजी भाषा में सौंदर्य का वाचक शब्द ब्यूटी है, जो वो का अर्थ है प्रिय, और टी जो है भाववाचक प्रत्यय है। इस प्रकार ब्यूटी का कोशगत अर्थ जो है वो है वह गुण जो इंद्रिय को तीव्र आनंद प्रदान करे, वह सौंदर्य है। वह गुण जो इंद्रियों को तीव्र आनंद प्रदान करता है। भारतीय साहित्य में भी सौंदर्य को इसी रूप में परिभाषित किया गया है। भारतीय साहित्य में सौंदर्य का व्युत्पत्तिमूलक अर्थ है सुंदर प्लस व्युज, यानी सुंदर होने का भाव। इसका पूरा अर्थ है सुंदरता, जो चित्त को आर्द्र बना देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि इसी क्रम में और क्या है। देखिए, इसके बाद विश्व में सौंदर्य शास्त्र के 2 अंग हैं, एक है कला, दूसरा है सौंदर्य। किंतु कला और सौंदर्य का कोई संबंध नहीं है। आवश्यक नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, और यह भी नहीं आवश्यक है कि सौंदर्य का जन्म सदैव कला के गर्भ से ही हो। ठीक है, इन्होंने कहा कि ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है कि हर कलात्मक वस्तु सुंदर हो, और आवश्यक तो यह भी नहीं है कि सौंदर्य का जन्म हमेशा कला से ही हो, कला के गर्भ से ही हो। इस प्रकार सौंदर्य 2 प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक और एक कलात्मक। यानी कि एक प्राकृतिक जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, और एक कलात्मक जो हम लोग बनाते हैं, आप सभी बनाते हैं। ठीक है, प्रकृति सौंदर्य विश्व में समाहित है, किंतु सौंदर्य सापेक्ष है। व्यक्ति की मन स्थिति पर ही सौंदर्य आधारित होता है। बहुत सही, इन्होंने कहा कि मन की स्थिति पर ही सौंदर्य आधारित होता है। कैसे? एक व्यक्ति को जो वस्तु सुंदर लगती है, वह जरूरी नहीं है कि दूसरे को सुंदर लगती हो। ठीक है, कला का लक्ष्य सौंदर्य नहीं, बल्कि सौंदर्य वही दृष्टिगत होने लगता है जहाँ किसी व्यक्ति की अभिरुचि की वस्तु मिल जाती है, वही है। मैं एक उदाहरण बताऊं, जैसे लड़की लड़के शादी के लिए देखने जाते हैं, तो किसी लड़के को वो लड़की नहीं पसंद आती है, ठीक है, और उसी लड़की को कोई दूसरा लड़का पसंद आ जाता है, शादी हो जाता है। जैसे मान लो आप किसी लड़के को देखने गए शादी के लिए, और आपने उसे मना कर दिया कि नहीं, मेरा इसके साथ संबंध नहीं बनेगा, ठीक है, मैं शादी इससे नहीं करूँगी। और दूसरी लड़की देखने गई तो वो जो है उसे पसंद आ गया कि हाँ चलो ठीक है, हम दोनों का शादी हो जाएगा। तो वही चीज़ ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को कोई चीज़ सुंदर लगती है, और दूसरे व्यक्ति को वह चीज़ सुंदर नहीं लग सकती है। तो वही जैसे कोई पेन है, तो आपको पेन अच्छा लगेगा, हो सकता है दूसरे को ना अच्छी लगे, या तुम्हारी बात हो सकती है तुम्हें अच्छी लगे लेकिन दूसरे को कड़वी लगे। तो यही चीज़ें हैं, ये कहते हैं कि एक व्यक्ति को जो वस्तु सुंदर लगती है वह दूसरे को असुंदर लग सकती है। और कला का लक्ष्य सौंदर्य नहीं, बल्कि सौंदर्य वही दृष्टिगत होने लगता है जहाँ किसी व्यक्ति को अभिरुचि की वस्तु मिल जाती है, मतलब उसके रुचि के अनुसार वस्तु मिल जाती है, या जो चाहता है जब वो मिल जाता है तो उसे अच्छा लगने लगता है। ठीक है, फिर भी सौंदर्य कला के मूल्यांकन का महत्वपूर्ण मापदंड है। ठीक है, ये कहते हैं कि फिर भी जो मूल्यांकन किया जाता है, सौंदर्य उसका मापदंड है।
जैसे कोई खूबसूरत लड़की है तो उसको हम पहले जज कर लेते हैं, अरे यार कितनी अच्छी है, कितनी ठीक ठाक है। और वहीं चीज़ की जो थोड़ा नम होता है फिर उसे अलग से, तो ये मेरी धारणा नहीं है, ये समाज की धारणा है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि हमारा लड़का सुंदर ही हो, ठीक है, वही चीज़ है। लेकिन सौंदर्य के मानदंड परिवर्तित होते रहते हैं। ये सौंदर्य जो है परिवर्तित होता रहता है, जो ही नहीं है कि जो व्यक्ति तुम्हें आज अच्छा लग रहा है वही कल अच्छा लगे, ठीक है। यही चीज़ कहते हैं कि सौंदर्य का मानदंड परिवर्तित होते रहते हैं। प्राचीन काल में संतुलन सौंदर्य का प्रमुख अंग था, किंतु आज असंतुलन है, ठीक है। कला का शब्दकोश एक ही है, रेखा, रंग, आकार, पोत, प्रमाण, संतुलन आदि, किंतु परिवर्तन की इच्छा से उसके प्रयोग बदलते रहते हैं। क्या होता है? प्रयोग बदलते रहते हैं, जिससे सौंदर्य के मानदंड भी बदलते हैं। पर कला का मानदंड सौंदर्य ही है। कितने भी मानदंड बदले, लेकिन जब कला की बात आती है तो उसका मानदंड जो है वो सौंदर्य ही है। कला का सौंदर्य प्रकृति व पुरुष के सहचर का प्रमाण है और सौंदर्य का उद्गम। ये कहते हैं कि प्रकृति व पुरुष, ठीक है, कहते हैं प्रकृति व पुरुष का सहचर परिणाम है, सौंदर्य उद्गम प्रकृति है, कि सौंदर्य जो है वो प्रकृति से निखर कर आई है। प्रकृति के सौंदर्य से प्रेरित होकर कलाकार अपनी कल्पना और ज्ञान से कलाकृति का निर्माण करता है। मानव में सौंदर्य बोध जन्मजात होता है। क्या? ये जन्मजात होता है। कला इतिहास के इसके प्रमाण मिलते हैं। उपयोगिता के आधार पर कलात्मक वस्तुओं की निर्मित के पश्चात भी वह उन्हें सुंदर बनाने के लिए चित्रित करता था। इस प्रकार उपयोगिता के साथ ही वह अपनी आत्म संतुष्टि व आनंदाभूत के लिए सौंदर्य सृजन भी करता था। क्या कहता था? सौंदर्य सृजन भी चाहता है। किंतु सौंदर्य पर गहन विचारों के पश्चात भी मूल प्रश्न वही है कि सौंदर्य क्या है, ठीक है। कितना भी विचार कर लो, गहन सब कुछ कर लो, लेकिन एक जो कॉमन चीज़ आती है वो यही रहता है कि भैया लेकिन सौंदर्य क्या है, किसमें है सौंदर्य, क्या है सौंदर्य, किसमें है। वस्तुतः सौंदर्य एक भौतिक यथार्थ होने के साथ ही एक मानसिक अनुभूति भी है। क्या ये कहते हैं? सौंदर्य एक भौतिक यथार्थ है ही, कि जो हमें आंखों से दिखाई देती है सुंदर चीज़ वो तो है ही, साथ ही हमारे मस्तिष्क में भी ये अनुभूति होता है, ठीक है। इस प्रकार सौंदर्य के दो पक्ष हैं, एक व्यवहारिक और एक दार्शनिक। यानी कि एक व्यवहार से पता लगता है और एक दार्शनिक परिप्रेक्ष्य है। व्यवहारिक पक्ष यथार्थता, ठीक है। व्यवहारिक जो पक्ष है वो यथार्थता से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? वो यथार्थता से जुड़ा है। तो दार्शनिक पक्ष मानसिक अनुभूति से, क्योंकि देखो दार्शनिक पक्ष हमेशा मस्तिष्क से सोचो विचारोगे उससे संबंध है ना। इस प्रकार सौंदर्य वस्तु में भी, ठीक है, इस प्रकार सौंदर्य वस्तु में भी है वह दृष्टि में भी है, और दोनों के परस्पर सामंजस्य से ही हमें सौंदर्य की सुखद अनुभूति होती है। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हमारे पाश्चात्य विचारक हुए हैं इनका अपना क्या विचार रहा है सौंदर्य को लेकर, कला को लेकर, सुंदरता को लेकर, इनका अपना क्या दृष्टिकोण रहा है। तो पाश्चात्य विचारकों ने सौंदर्य को अपने विचारों के अनुसार, क्या अपने मत के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार सबने अलग अलग अपने वक्तव्य दिए हैं। जिसमें सुकरात के अनुसार सुंदर व शिव एक है, अतः सुंदर जीवन सापेक्ष है। ये कहते हैं कि सुंदर और शिव एक ही है और सुंदर जीवन ही सापेक्ष है, ये कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्लेटो का मत है कि सुंदर शिवम सत्य एक ही है, क्योंकि जो सत्य होगा वो सुंदर होगा और जो सुंदर होगा वहाँ शिव का निवास होगा। जैसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति सत्य होता है वो कितना भी चेहरे से कुरूप क्यों ना हो, लेकिन सत्य हमेशा सत्य होता है
और सत्य चीज़ें जो है सुंदर लगती है। जैसे कमल का फूल खिला है तो ये सत्य है खिला है, और कमल का फूल जब सत्य है कि खिला है तो देखोगे तो सुंदर भी लगेगा, ठीक है। और जब सुंदर लगेगा तो वही ईश्वर है। पता लगा तुम फूल गुल उसका कागज़ का फूल बना के उसके बाद कह दो कि ये कमल का फूल है, तो उसमें से वो खुशबू थोड़ी आएगी। तो वही चीज़ कहते हैं प्लेटो कि सुंदर शिव और सत्य एक ही है। सुंदर परम पूर्ण है तथा सुंदर के लिए नैतिक होना आवश्यक है। कि सुंदर के लिए अगर तुम सुंदर हो, तुम्हारे अंदर नैतिक गुण हो, क्योंकि जब तुम्हारे अंदर नैतिक गुण होगा तभी सब कहेंगे कि सुंदर लड़का है, अच्छा लड़का है। अरस्तु ने सौंदर्य को आकांक्षा, वासना, उपयोगिता से ऊपर की वस्तु माना है। यही प्लूटार्क के विचार सौंदर्य एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है। ये कहते हैं जो सौंदर्य है एक प्रकार की कलात्मक कुशलता है, स्किल है, कौशल है। प्लाटिनस ने सौंदर्य को पूर्णतः भावगत और रहस्यात्मक अनुभूति माना है। क्या? भावगत और रहस्यात्मक अनुभूति माना है। अगर हम बामगार्टन की बात करें, इन्होंने कहा कि सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति है को बताते हुए प्रकृति का अनुकरण करने को ही सौंदर्य सृजन कहा है। इन्होंने कहा कि जो प्रकृति है ना, एक प्रकृति सुंदर है, और जब तुम प्रकृति की नकल करोगे तो भी सुंदर रहेगा, क्योंकि सुंदर चीज़ को देख के ही सुंदर होता है। अच्छे संस्कार लोगों के बीच में रहकर ही अच्छे संस्कार होते हैं। तो यही सब चीज़ कहा जाता है कि जैसी संगत वैसी रंगत। यही चीज़ ये कहते हैं कि सौंदर्य तो सौंदर्य का चरम प्रतिमान प्रकृति है, और प्रकृति को बताते हुए उसके अनुकरण को ही सौंदर्य सृजन कहा है। अगर हम कांट का बात करें तो इन्होंने कहा सौंदर्य चिंतनशील धारणा का आनंद है। क्या? जो तुम चिंतन कर, ये आंतरिक चीज़ें बताएं। जैसे देखो, बामगार्टन ने कहा कि सौंदर्य बाहरी प्रकृति की जो हम आंखों से देख रहे हैं वही सुंदर है, लेकिन कांट ने कहा नहीं भैया, जो आँखों से देखा था जरूरी ना बहुत सुंदर हुए, आंतरिक भाव, चिंतन, गहन धारणा भी सुंदर है। अब जैसे कोई लड़की है, वो खूबसूरत नहीं है, काली है, चेहरे पर कुछ दाग हैं, ये सब हैं, तो बामगार्टन के अनुसार वो सुंदर नहीं है, उसमें सौंदर्य नहीं है, क्योंकि वे कहते हैं जो ऊपरी सुंदर दिखता है वही सुंदर है। लेकिन कांट, इमैनुअल कांट कहते हैं अरे भैया वो लड़की विद्वान बा, पढ़े लिखे बा, जानकार बाटे, चेहरा का करे जात है, चेहरा तो आज के 10 साल बाद ख़त्म हो जाए, लेकिन गुण ये सब रहे तो भैया सब ठीक रहे। ठीक बात। यह चीज़ कहते हैं कांट की जो है चिंतनशील धारणा आनंद है। और श्रेष्ठ सबरी ने कहा कि सौंदर्य का परम विभु एक है। इन्होंने कहा कि सौंदर्य का जो परम सत्य, परम विभु बिंदु एक ही चीज़ है। जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर एक है, अब उसे चाहे अल्लाह के रूप में मानो, चाहे ईश्वर के रूप में, चाहे जो है क्रिश्चियन, किसी भी धर्म में मानो, लेकिन ईश्वर एक ही है। और जो कहता है कि मेहनत से काम करो, सत्य से काम करो, किसी को दुख मत दो, सबकी मदद हो सके तो करो, जो ये मूल चीज़ सब कहते हैं। अब रस्किन के शब्दों में सौंदर्य ईश्वर की विभूति है। क्या? ईश्वर की विभूति है, ईश्वर का रूप है सौंदर्य कहते हैं। और अनिर्सेप्स्की ने कहा सौंदर्य ही जीवन है। इन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ है सब सौंदर्य ही है। क्या? इन्होंने कहा कि जीवन में जो कुछ है, चाहे गलत हो चाहे सही हो, सब सौंदर्य, सब सौंदर्य है। क्योंकि देखो, क्योंकि मान लो आज तुम सुख में हो तो तुम्हें सब अच्छा लगता है कि हाँ सब सुंदर है, लेकिन कल दुख हो गया तुम्हें लगेगा नहीं, लेकिन वो तो सत्य है। तुम्हें नहीं अच्छा लगेगा, तुम्हारे पड़ोसी को अच्छा लगेगा, अरे वाह ये परेशान है, बहुत अच्छा है, तो बड़ा उड़ रहा था, हीरो बन रहा था। तो वही ये कहते हैं सौंदर्य ही जीवन है, और जीवन में जो कुछ घटना घटित होती है वो सब कुछ सौंदर्य ही है। कितना अच्छा विचार है विचारकों ने दिया है। अब हम भारतीय विचार की बात देख लेते हैं कि हमारे भारत के ऋषियों ने अपने क्या वक्तव्य दिए हैं। तो देखिए, भारतीय विचारों की दृष्टि से सौंदर्य का विशेष महत्व रहा है, जो चारुत्व, रमणीयता, शोभा, क्रांति, चमत्कार, वैचित्र्य, वक्रता आदि नाम में दृष्टिगत होता है। पहली बात तो ये भारतीय वाले इतना कठिन कठिन शब्द ले आते हैं ना कि बच्चों को समझ नहीं आता। ठीक है, देखो
भारतीय मनीषियों की दृष्टि में सौंदर्य का महत्व वैदिक काल से ही चला आ रहा है। सौंदर्य के उक्त पर्यायों के आधार पर ही सहज अनुमान लगाया जा सकता है कि भारतीय विद्वानों की दृष्टि में सौंदर्य शब्द का कितना महत्व है या कितना महत्व था। वेदों उपनिषदों में अनेक स्थलों पर सौंदर्य का स्वाभाविक वर्णन हुआ है। ऋषियों द्वारा वर्णित सौंदर्य परम तत्व का सौंदर्य है, ठीक है, परम तत्व का सौंदर्य है जिसे मानव और प्रकृति दोनों में देखने का प्रयास किया गया है। अब कौन क्या देखे हैं, हम यही चीज़ देखते हैं। तो पहले नंबर पर आते हैं हमारे आदि कवि कालिदास जी। कालिदास के अनुसार परम सौंदर्य की निर्मिति मानसिक सहज ज्ञान से संभव है। ये कहते हैं कि तुम्हारी मन की स्थिति जितनी सहज होगी, सरल होगी, तुम उतना ही सौंदर्य को समझ पाओगे। जैसे कोई व्यक्ति, मान लो आप 5 साल के लिए अमेरिका चले गए और आप इंग्लिश बोलने लगे, बहुत अच्छी इंग्लिश हो गई। अब आकर तुम गांव में इंग्लिश बोल रहे हो और सब समझ ही नहीं पा रहे हैं, तो ये सुंदर नहीं है। सुंदर ये है कि तुम किसी भी देश में जाओ, वहाँ की सरल भाषा के साथ सभी लोगों से जुड़ जाओ, ऐसे बात करो कि सभी लोगों से जुड़ जाओ, तो वही सौंदर्य है, वही परम सौंदर्य है। यही कहते हैं कि परम सौंदर्य की निर्मिति मानसिक सहज ज्ञान से संभव है। कवि भारवी ने सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ माना है। इन्होंने का सौंदर्य को वस्तुनिष्ठ यानी बहुविकल्प के रूप में माना है। जो रम्य है, सुंदर है, उसके लिए कोई आहार्य गुण अपेक्षित नहीं है। ये कहते हैं कि जो चीज़ सुंदर है, रम्य है, उसमें कोई कमी वाले गुण होंगे ही नहीं और हैं ही नहीं। लेकिन माघ जी की दृष्टि में सौंदर्य वह है जो क्षण क्षण नवता प्राप्त करे। ये कहते हैं सुंदर वह है जो प्रतिक्षण एक एक मिनट पर जो नवीन चीज़ें, जो नई धारणा, नए विचार, नए चीज़ों को लाए, वही सुंदर है। ये माघ जी कहते हैं। और भवभूत की दृष्टि में सौंदर्य विलक्षण एवं अतुलनीय है। ये कहते हैं सौंदर्य जो है ना, उसका कोई लक्षण नहीं है, ना ही उसकी तुलना की जाती है, ना ही की जा सकती है। ये सौंदर्य है जिसके ना तो कोई लक्षण होते हैं, ना तो कोई तुलना की जाती है। यहीं तुलसीदास जी ने सौंदर्य को अतुलनीय, विलक्षण व पूर्ण माना है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सौंदर्य जो है अपने आप में पूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, ठीक है, और उसकी तुलना भी नहीं की जा सकती। ये भी तुलसीदास कहते हैं। तो भवभूति और तुलसीदास के विचार मिलते हैं। अगर हम कवि बिहारी की बात करें तो वो कहते हैं सौंदर्य को किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। सौंदर्य मन की रुचि के अनुसार कम या अधिक अनुभव किया जा सकता है। ये कहते हैं जो सौंदर्य है ना, इसे किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता, और मन की रुचि के अनुसार कम और ज़्यादा। जैसे रुचि के अनुसार, जैसे देखो किसी को नृत्य देखना पसंद है, ठीक है, किसी को नृत्य देखना पसंद है तो उसे नृत्य में रुचि लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छा डांस हो रहा है, बहुत सब कुछ। अब वहीं जिसको रुचि नहीं है वो कहेगा देख रहे हो क्या कर रहे हैं, पैसे फूंक रहे हैं फर्जी, ये नाच वाच गाने भी 20-30 हज़ार लेकर चले जाएंगे जो डांस करने वाले हैं ना। तो ऐसे ही जैसे मान लो शादियों में आजकल ऑर्केस्ट्रा होता है, तो जिन लोगों की ऑर्केस्ट्रा में रुचि है, जैसे नए उम्र के लड़के, तो ये लोग ऑर्केस्ट्रा का नाम सुन के 2-4-5 किलोमीटर तक साइकिल से, गाड़ी से चले जाते हैं, बढ़िया आगे ही बैठ के देखते हैं, ठीक है। यहीं जो बुजुर्ग पुरनिया लोग होते हैं, उम्र दराज लोग होते हैं, वो कहते हैं देख रहे हो 50,000 रुपया फूंक दिए, 4 घंटे में आकर नाच के चली गई, क्या है। तो वही चीज़ कवि जी कहते हैं कि सौंदर्य को किसी सीमा में बांध कर नहीं रखा जा सकता। सौंदर्य मन की रुचि के अनुसार कम या ज़्यादा हो सकता है। और आचार्य रूप गोस्वामी ने सौंदर्य को सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप से परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि सौंदर्य सर्वप्रथम प्रत्यक्ष रूप में है कि जो चीज़ दिखता है वही चीज़ सुंदर है। इन्होंने कहा जो चीज़ दिखता है वही सुंदर है, ऐसा कहे हैं रूप गोस्वामी। उनके अनुसार अंग प्रत्यंग को
जो यथोचित सन्निवेश है, क्या जो यथोचित सन्निवेश है, जो संलिष्ट संधि संबंध है, उसे सौंदर्य कहते हैं। मधुसूदन जी कहते हैं कि परमात्मा को सौंदर्य सार सर्वत्व कहकर उनके आध्यात्मिक स्वरूप को अंकित किया है। कौन? मधुसूदन सरस्वती जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि कला क्या है। क्या देखते हैं आगे? हम आगे देखते हैं कि ये आखिरकार ये कला क्या है। ठीक है, तो चलिए हम अलग वीडियो में इसे देख लेते हैं, क्योंकि बहुत लंबा लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे, इसलिए हम देख लेते हैं अलग वीडियो में।